वैकेंसी आई है और झारखंड के लिए तुम लोगों का एक ड्रीम होता है कि मैं जेपीएससी क्वालिफाई करूं, तो हम झारखंड का एक प्राइमरी झलक दे रहे हैं। इसके आधार पर तुम लोगों को आगे बढ़ना है और इसको समझोगे। देखो, झारखंड का दो नक्शा है। एक नक्शा ये 15 नवंबर 2000 के बाद का, और ये नक्शा हिस्टोरिकल मैप है। जान लेना कि झारखंड के पूरे हिस्ट्री को जानने के लिए इस हिस्टोरिकल मैप का जर्रा जर्रा कोना कोना दिमाग में रखोगे। इसी के आधार पर परमंडल भी बटेगा, इसी के आधार पर 15 नवंबर के बाद डिस्ट्रिक्ट भी बटेगा। तो चलो इसको देखते हैं, एंजॉय करो, पढ़ना कम झूमना ज्यादा है। देखो, ये पलामू बोल रहा है, ये जो पलामू बोल रहे हैं ये उस युग का पलामू है जब चेर शासकों की सत्ता थी। तो ये भूभाग जो पलामू है, अभी के मैप में पलामू कहां कहां आएगा और उस नक्शे को कैसे जादू की छड़ी की तरह हम लोग दिमाग में रखेंगे। मतलब आंख बंद नक्शा शुरू, और शुरू वो भी ऐसा नहीं कि दिमाग पर जोर देना होगा, झूमोगे, गाओगे, नाचोगे और पूरा नक्शा को खुलिए बंद आंखों से देखोगे। ये आता है नागवंश। कौन वंश? नागवंश। यहां पर आ गया है किचुंग, भूल जाओ अभी किचुंग, लेकिन पोराहट का नाम सुना होगा, कोल्हान का नाम सुना होगा, इस सरायकेला खरसावा, और ये आता है ढालभूम। यहां पर गौर से देखो, ये मिदनापुर। तुम लोग नहीं जानता हो तो जान लो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो था वो मिदनापुर में ही था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय मिदनापुर होने के कारण ही तो लोग हिस्ट्री में पढ़ते हो कि अंग्रेज सबसे पहले सिंहभूम के इलाके से घुसे। तो यारा यही ऑफिस होगा तो बतलाओ घूम के जाएगा इधर से क्या? स्वाभाविक है कि इधर से एंट्री लेगा, एंट्री लिया। बाकी जो पंचायत राजा, झरिया राजा, कतरास राजा, ये सब पढ़ते हो ना, ऑल दे आर पार्ट ऑफ मानभूम। ये सब कभी धनबाद उनबाद मानभूम का हिस्सा हुआ करता था, जो मान बाजार के नाम पर मानभूम पड़ा था। जब नामकरण की शैली को बताएंगे तो फिर समझा देंगे कि आखिर नामकरण कैसे किया गया। बाकी आ जाओ, रामगढ़ राजा, खड़गड़िया राजा, चाई राजा, ये हिस्टोरिकल मैप है तेरे सामने। अब यही 15 नवंबर 2000 के बाद का जो नक्शा देख रहे हो वो नक्शा ये है। और इस नक्शे में तुम क्या पाते हो? इस नक्शे को जिले के वाइज बांटा गया। तो यार जिला वाइज जो बांटा गया वो जिले का नाम क्या है पहले उसको बिठा लो। तो जिला वाला में तुम कुछ नहीं दिमाग में रखो, दिमाग में रख लो GLGS। इसे लघु फॉर्मेट भर्ती में कोई नहीं बताएगा यार। G फॉर ये है क्या? तो गढ़वा, L फॉर लातेहार, G फॉर गुमला, S फॉर सिमडेगा। गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आ गया। नीचे का देखो, ये सब जादू का झप्पी है यार, SSS। ये हो गया पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला बीच वाला, आगे वाला ढालभूम इजिकल टू पूर्वी सिंहभूम। क्यों नाम पड़ा सिंहभूम? ये जान लो, हिस्ट्री के साथ तुलना कर लो। नाम सिंहभूम सिर्फ इसलिए पड़ा क्योंकि ये 3 पोराहट, कोल्हान और ढालभूम के राजा को कहा जाता था सिंह राजा, इसलिए ये दोनों इलाका सिंहभूम कहलाया, सरायकेला एज इट इज था। अब आगे का मैप लो, आगे के मैप में दिमाग में रख लेना RRB, रांची, रामगढ़, बोकारो। RRB, रांची, रामगढ़, बोकारो, यहां से ले लो। RRB एक स्लॉट में दिमाग में रखना। फिर तुम दिमाग में रख लो DJ, धनबाद, जामताड़ा। फिर आ गया दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, DPS, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज। डन डना डन डन है। अब ले लो यहां से, बीच से लो कोडरमा, गिरिडीह, दैट इज KG। कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, ये हो गया गोड्डा। मतलब बिहार बॉर्डर को तुम दिमाग में रख लो KGDDGS। इस साइड का इलाका ले लो, इस साइड का इलाका में तुम्हारा आ गया ये हजारीबाग, चतरा, पलामू। हजारीबाग, चतरा, पलामू। तो मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो लैंड लॉक्ड है। उसमें से एक आ गया ये तुम्हारा लोहरदगा, और ये आ गया तुम्हारा खूंटी। अब खेला खेलते हैं अलग। अब सवाल पैदा होता है, झारखंड का अक्षांश कहां से शुरू होगा, झारखंड का देशांतर कहां से शुरू होगा, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। अगर 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच के टाइमिंग का अंतर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मतलब कुल मिलाकर के एक ऐसा कंसेप्ट को डेवलप कर लो कि पूरे झारखंड को नाच नचा दो। आखिर रीजन क्या है कि झारखंड में ही लॉ एस्क पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, हर जगह क्यों नहीं पाया जाता? इतना विपुल खनिज संपदा का कारण क्या है?
क्या है आर्कियन पीरियड, इन तमाम बातों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। लेकिन अभी जरा इसी हिस्टोरिकल मैप के आधार पर झारखंड के नक्शे का परमंडल देख लो। बदलाव, यहाँ के राजा को पोराहट, कोल्हान और ढालभूम, यहाँ के राजा को कहा जाता था सिंह राजा। तो देखो इसमें से ये ढालभूम सिंह राजा को अमर कर दिया, सिंहभूम कर दिया, कोल्हान अधूरा था। तो इसी के कारण ई इलाका को कट करके अलग कर दिया और इस परमंडल का नाम रखा कोल्हान। डन है। ये इलाका को जरा नक्शे को गौर से पॉइंट को मिला करके देख लो, यहाँ तुमको एकदम हूबहा मिलता हुआ नजर आएगा। ये जो पलामू के राजा का जो इलाका था, इस नक्शे को और इस नक्शे को मिला करके देखो तो तुम पाओगे कि यही भूभाग कभी पलामू के शासक का हिस्सा था और यही इलाका कहला गया। परमंडल का नाम रख दिया पलामू परमंडल। जरा गौर से देखो उस किनारे पर, वहां देवघर और राजमहल की पहाड़ी है यारा, यहां से कट करके निकाल दो ये नक्शा एज इट इज है या नहीं। तो ये इलाका कहलाया संथाल परगना। नाम क्यों पड़ा संथाल परगना यारा? संथाल आदिवासी थे, 1815 से लेके 34 के बीच में यहाँ आए और आकर के बसे। मजेदार पहलू तो ये है कि संथालों के गांव को देखने वाले जो लोग होते हैं, मुखिया जो होता है वो कहलाता है मांझी। लेकिन जब दो गांवों के बीच कोई विवाद पैदा हो तो उस विवाद का निपटारा जो करता है वो परगनाइत करता है और उस इलाके को परगना कहते हैं। इसलिए ये इलाका कहलाया संथाल परगना। ये सिंहभूम दैट इज कोल्हान परमंडल कहे जाने के पीछे का कारण यही था कि सिंहभूम सरायकेला तो रह गया, लेकिन बात रही कोल्हान का। कोल्हान हिस्ट्री के नक्शे से गायब हो रहा था, इसलिए इसको कोल्हान कहा गया। पलामू का तो स्पष्ट है कि पलामू था। बाकी जो यहां से यहां तक बच गया वो कहलाया छोटा नागपुर, और यही रांची से कट करके ऊपर वाले इलाके को कह दिया उत्तरी छोटा नागपुर और नीचे वाले भाग को कह दिया दक्षिणी छोटा नागपुर। अब यहीं से हम लोग हिस्ट्री को एंट्री लेंगे। जैसे बाबर ने भारत के ऊपर कभी भी झारखंड के ऊपर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि बाबर की जीवनी और दशा दिशा दोनों का जब चित्रांकन करोगे तो पाओगे कि बाबर शासक कम, सेनापति के रूप में शासन ज्यादा किया। बात रही हुमायूं की, तो हुमायूं भारत पे आया और बहुत लंबे अरसे तक शासन के काम को किया। बात ऐसा नहीं, बात डिस्टर्बिंग काल से रहा है। तो बात क्या थी? जब उसका शेरशाह के साथ भिड़ंत हुई थी, तो शेरशाह ने सीधे कहा था कि मैं लड़ूंगा नहीं। ये 1539 की कहानी है। कहानी का डिटेल चर्चा हम एक एक करके समझाएंगे, बड़ा संक्षेपण में यहाँ थोड़ा सा समझ लो। तो शेर खान ने सीधे कहा कि हमें जंग लड़ना नहीं है, लेकिन अर्धरात्रि के बेला में एकाएक आक्रमण किया था और शेरशाह ने हुमायूं को 1539 में हराया था, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं। इसके पीछे का लॉजिक जो दिया था शेरशाह ने, वो कहा था किसी पलामू परमंडल का एक जनजाति नेता था, नाम था महारथ चेरो। इतिहास झूमोगे यार, इसी मैप पर पढ़ाएंगे। महारथ चेरो, ये वो महारथ चेरो है जो महारथ चेरो ने बगावत किया था पलामू में। तो शेरशाह ने अपने सेनापति खवास खां, क्या वर्ड बोले? खवास खां। किस खवास खां को भेजा था कि जा बेटा अगर रौंद के आओ। किसको? महारथ चेरो को। और खवास खां गया, रौंद दिया। और खवास खां अपने साथ एक सफेद हाथी लाया था, और सफेद हाथी का नाम क्या था? श्याम सुंदर। क्या नाम था? श्याम सुंदर। नाम क्या था? श्याम सुंदर। ये वो कैरेक्टर है, घोड़ा हाथी है श्याम सुंदर, सफेद हाथी, जिसको ला करके उपहार स्वरूप शेरशाह को दिया था। उसके बाद शेरशाह जंग को लड़ा था और उस जंग में शेरशाह की जीत हुई थी और यही हुमायूं की एंट्री थी। बात अगर कहोगे कि सर उसके बाद का कहानी क्या है, तो अकबर का कालखंड और झारखंड आएगा। तो अकबर जानते हो, इस इलाके से पेन खींच दो, अकबर का कालखंड हो जाएगा। मतलब वो पलामू, नागवंश और सिंहभूम इस इलाके पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद क्या यहाँ के राजा स्थायी रहते थे? तो एक चीज जान लो, झारखंड प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक ऐसी आबो हवा है यहाँ की, जहाँ के रगों में पराधीनता है नहीं, जहाँ के रगों में झुकने और अधीनता मानने को तैयार नहीं था। ये लोग, यहाँ के शासक तब तक अधीनता मानते थे जब तक राजा मर नहीं जाता था। हुमायूं मर गया, अपने को स्वतंत्र कर लिया, और ये कड़ियां लगातार चलती रही और यही सिलसिला चलता रहा। तो हम लोग जब एक एक करके टॉपिक वाइज देखेंगे तो पढ़ते चलेंगे। वैसे एक नमूने के तौर पर तुमको हम बतला दिए कि झारखंड है ही कितना इजी। लोग नक्शे के लिए मरता है, यहां से सैकड़ों सवाल ऑब्जेक्टिव तुम निकाल लोगे, यहां से चाहोगे तो सब्जेक्टिव निकाल देंगे।
ग्लोबल पोजीशन के आधार पर कि आखिर झारखंड में खेती क्यों नहीं हो सकता, झारखंड में सिंचाई की व्यवस्था अगर की जा सकती इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, जो मोड ऑफ नेचर होता है क्वेश्चन का, कि इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, इस संबंध में आप सुझाव दें। कमीशन का तो खेला इसी पर है यार, उसको रटने वाला रटाक नहीं चाहिए, उसको टॉप क्लास का एक ऐसा व्यक्ति और व्यक्तित्व चाहिए जो अपना थॉट दे सके। तो थॉट जनरेट होगा इसके ज्योग्राफी से, यहाँ की आबो हवा से, यहाँ का हिस्ट्री, यहाँ के कल्चरल वैल्यू को जानोगे। जनजातियों का कल्चर के बाद जनजाति कल्चर को कंपैरिजन करने दे देगा आधुनिक समाज की से। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग ज्यादा सभ्य हैं, लेकिन सच सच बतलाना यारा, लिंग भेद की नीति को रोकने के लिए आज आजादी के बाद के भारत में समाज इतना जदोजहद करता रहा, लेकिन क्या दहेज प्रथा रुका, क्या बाल विवाह रुका, क्या नर नारी के बीच समानता आई? अगर इस नजरिए से तुम देखोगे संथाल जनजाति या झारखंड के किसी भी ट्राइबल जनजाति को, तो मतलब समानता की लकीरें चरम पर है या नहीं? जहां आर्थिक सहयोग में नर नारी दोनों की सहभागिता है या नहीं? जहां दहेज प्रथा नाम की कोई चीज नहीं है, बाल विवाह नाम का कोई चीज नहीं है, पर्दा प्रथा नाम का कोई चीज नहीं है। अब तुम बतलाओ कि हम लोग इतना पढ़ के भी अनपढ़ और जाहिल है या नहीं? ये तुलना आता है। तो सवाल यह है कि वो पिछड़ा है किस अर्थों में? विकास के अर्थों में। अगर सामाजिक मूल्य और मानदंड के नजरिए से पूरे जनजाति कल्चर को देखोगे, पाओगे को, तो मैंने एक मिक्सअप सेट बतलाया। झारखंड की आबो हवा, प्रकृति, हिस्ट्री, थोड़ा सा ज्योग्राफी जब तोड़ेंगे तो इसका पार्ट पार्ट तोड़ देंगे, और विश्वास मानो कहीं कलम उठाने नहीं देंगे, दिमाग भर देंगे इतने बढ़िया थॉट से कि जैसे अभी तुम GL, GS, SSS, RRB, DG, DPS कर लिया, KG, DDGS कर लिया, ऑब्जेक्टिव तो ढूंढ दोगे यार। इधर बिहार है, उधर पश्चिम बंगाल है, यहाँ उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये वो निकाल लेगा। परमंडल की कहानी लिखना है तो परमंडल लिखा जाएगा। यहाँ से तुमको अभाय का झारखंड का जो फेज लिखना होता है कि आर्कियन पीरियड, उसके बाद का पीरियड, उसके बाद का पीरियड, जो पीरियड आता चला जाता है, आर्कियन बोलते हो, धारवाड़ बोलते हो, कुड़प्पा बोलते हो, बिंदकर्म बोलते हो, तीन तमाम कर्मों की चर्चा हम लोग करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो एक प्रकार से डेमो और ट्रेलर का ये वीडियो है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा जरूर लगेगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो आप लोग लिखेंगे जरूर। जय हिंद, जय भारत।